Morning student, today we will read chapter number 4 in history, craft and industries. Pre-British period. India was already a flourishing center of craft and industry before the establishment of British rule. British rule से पहले और इंडिया जो थी वो ऑलरेडी एक क्राफ्ट और इंडस्ट्री की बहुत अच्छा सेंटर था. The cities had workshop and or कारखाना where several artisans work from home. शहरों में वर्कशॉप या कारखाने थे जिनमें लोग घर से ही काम करते थे. द रूलर एंड वेल्दी ट्रेडर्स फॉर्म्ड ए रेडी मार्केट फॉर द गुड्स मेड बाय द इंडियन आर्टिशन. और जो राजा थे उन्होंने भारतीय आर्टिशनों के लिए मार्केट तैयार करके रखा हुआ था. आर्टिकल्स मेड बाय देम हैड ए मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड. और जो मार्केट में सामान तैयार होता था वो विदेशों तक जाता था. द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन एक्सीड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इनटू इंडिया. और जो भी माल तैयार होता था उसका इम्पोर्ट किया जाता था. Craft centers. There were certain centers where different craft flourished over generation. Some main center were. अब हम पढ़ेंगे कि हम क्राफ्ट के कौन कौन से सेंटर थे. नंबर 1, ढाका, ब्रोच एंड मदुरई स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग फाइन मुस्लिन एंड कैल्को क्लोथ. ढाका मदुरई में मुस्लिन और कैल्को क्लोथ बनता था. सूरत, मासीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम वर फेमस फॉर शिपिंग. सूरत और विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग के लिए प्रसिद्ध था. पुणे, हैदराबाद एंड तंजौर वर फेमस फॉर देयर ब्रास एंड कॉपर वेयर. पुणे, हैदराबाद और जो तंजौर थे वो ब्रास और कॉपर बर्तनों के लिए सामानों के लिए प्रसिद्ध थे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड टेक्सटाइल. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड इंट्रोड्यूस न्यू मशीन लाइक द स्टीम इंजन, द स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, कॉटन ग्रिन एंड पावर लूम एक्सेट्रा. जो इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल क्रांति थी उसने इन नई मशीनों को इंट्रोड्यूस किया जैसे कि स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, कॉटन गिन एंड पावर लूम. These inventions led to greater efficiency in the textile industry. इसके इन्वेंशन से बहुत बड़ी दक्षता टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे आई. In order to harness their new machines and further improve the machinized production, a new system called the factory system was introduced. इस तरह के साजिश और नई मशीन से बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ और मशीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और इसे नए स्टाइल सिस्टम को फैक्ट्री सिस्टम कहा गया. Indian handicraft. During the British period, most of the Indian rulers were overthrown by the British and their territory were taken over. बहुत से इंडियन रूलर्स जो थे वो अब ब्रिटिश या उनके प्रादेशिकों के द्वारा ओवरटेक कर लिए गए थे. ड्यू टू दिस द अर्बन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सफर्ड एज दे वर नाउ डिस्पायर्ड ऑफ द रॉयल पार्टोनेज. अब इसके बाद जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको सामना करना पड़ा कि जो रॉयल संरक्षण था उनसे वो वंचित हो गए. द क्राफ्टमैन वर अंडर द करप्ट एजेंट ऑफ कंपनी एंड देयर गिल्ड्स नो लॉन्गर हेल्ड एनी इम्पोर्टेंस. अब जो क्राफ्टमैन थे वो कंपनी के करप्ट एजेंट के अंडर आने लगे और जिससे कि उनका समाज में अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गई. डेक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. डेक्लाइन इंडियन हैंडीक्राफ्ट का पतन. द डेक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिड नॉट अक्योर ऑल द a sudden, rather it can come to be systematically ruined by the British. जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का पतन था वो अचानक ही नहीं हुआ बल्कि सिस्टमेटिकली ये बर्बाद हुआ. इसके
जो कारण हैं वे हैं द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड कॉज प्रोडक्शन ऑन ए लार्ज स्केल. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था इंग्लैंड का, वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था. इट ruined द इंडियन क्राफ्टमैन एंड लेड टू डेक्लाइन ऑफ डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट इन द 19th सेंचुरी. इससे जो इंडियन क्राफ्टमैन थे वह बर्बाद हो गए और धीरे धीरे डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट का इंडिया में 19वीं शताब्दी में पतन हो गया. इंग्लिश कंपटीशन. The unfair competition of manufacture in England led to the ruin of the weaver in Bengal. जो एक असामान्य कंपटीशन था इंग्लैंड के सामान से, उसके कारण जो बंगाल के जुलाहे थे वो धीरे धीरे बर्बाद हो गए. ऑपरविजन ऑफ वीवर्स यानी उत्पीड़न, जुलाहों का उत्पीड़न. द कंपनी एंजॉय वर्चुअल मोनोपोली ओवर ट्रेड. कंपनी ने आभासी एकाधिकार स्थापित कर लिया था व्यापार पर. द कंपनी सर्वेंट पेड मच लेस अमाउंट देन द यूजुअल प्राइस टू वीवर. और कंपनी के जो सर्वेंट थे वो जुलाहों को बहुत कम अमाउंट देते थे. इट इज सेड दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग फोर्स्ड टू वीव फॉर द कंपनी, और वो दबाव डालते थे कि वो कंपनी को के लिए काम करें, और उन्हें कीमत भी उससे कम मिलती थी. मैनी वीवर्स यूज टू कट देयर थम्स. इसके चलते बहुत से जुलाहों ने अपने अंगूठे काट दिए. इंडिफरेंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. The British ruler in India took little interest in protecting Indian weavers against the power-driven British industry. और बहुत से ब्रिटिश रूलर जो थे वो इंडियन वीवर्स को प्रोटेक्ट करने के अगेंस्ट थे. द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एडवोकेट स्टेप टू अवॉइड द क्लैमिटी. और गवर्नमेंट जो थी वो भी उस समय इसके पक्ष में कोई पर्याप्त कदम नहीं उठा पाई. Industrialization. The purpose of industrialization first began in Europe and slowly it spread to India. जो industrialization है वो सबसे पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया. न्यू इन्वेंशन. न्यू मशीन वर इन्वेंटेड. दिस रेवोल्यूशनराइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन. और the industrial revolution started in England and slowly spread to other European country. इस समय न्यू मशीन्स का आविष्कार हुआ जिससे कि इंग्लैंड की क्रांति, इंडस्ट्रियल क्रांति का धीरे धीरे वो चारों ओर यूरोपियन कंट्रियों में भी फैल गई. ट्रांसपोर्ट. Till the middle of the 19th century, the means of transport in India were limited. 19वीं शताब्दी के मध्य में इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट थे वो लिमिटेड थे. द ब्रिटिश बिल्ट नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे एंड कैनाल विच बॉट अबाउट ए रेवोल्यूशन इन इंडिया. ब्रिटिश ने एक नेटवर्क स्थापित किया रोड्स का, रेलवे का और कैनाल यानी सुरंगों का, जिससे कि इंडिया में क्रांति का उदय हुआ. Communication. The use of telegraph brought about massive change in the communication system in India. टेलीग्राफ से एक कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया. लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस ए हाफ आना पोस्टेज स्टैम्प for a letter to be carried from one part of the country to another. लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया हाफ आना में एक पोस्टेज स्टैम्प जो कि लेटर में लगाया गया, जिससे कि देश के एक भाग से दूसरे भाग पर लेटर आसानी से चला जाए. ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव प्रायोरिटी टू जूट टेक्सटाइल, कोल माइनिंग एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्राथमिकता दी जूट इंडस्ट्री को, कोल मीनिंग कोयला निकालने को, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को. द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप द ब्रिटिश कैपिटल एट रिशारा इन बंगाल. जो पहली जूट मिल थी वो ब्रिटिश के राजधानी पे रिशारा बंगाल में जगह है वहाँ लगाई गई. Coal mining was an attractive business for the
ब्रिटिश इन्वेस्टर। कोल माइनिंग का जो वर्क था वो ब्रिटिश इन्वेस्टर के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा था। देयर वॉज ए ग्रेट डिमांड ऑफ कोल इन रेलवे एंड फैक्ट्रीज, और क्योंकि उस समय रेलवे और फैक्ट्रीज में कोयले की बहुत डिमांड थी। आयरन ओर टू वॉज फाउंड टू एब्यूएंस इन इंडिया। आयरन ओर जो था वो प्रचुर मात्रा में भारत में पाया जाता था। कोल एंड आयरन आर इनिशियल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कोल और आयरन से भारत की स्टील और आयरन इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट में बहुत आवश्यक था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाउएवर ग्रू up rapidly in the second half of the 19th। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में बहुत तेजी से ग्रू कर रही थी। The first textile mill was set up in Bombay by कावोजी नानाभाई in 1853। जो पहली टेक्सटाइल मिल थी वो बॉम्बे में कावोजी नानाभाई के ने लगवाई थी। लेटर मैनी टेक्सटाइल मिल वर सेटअप एट वेरियस सेंटर इंक्लूडिंग नागपुर, शोलापुर, अहमदाबाद, मद्रास, बंगाल, पंजाब एक्सेट्रा। और बाद में ऐसे बहुत सी मिलें विभिन्न सेंटरों पर लगाई गई, जैसे नागपुर, शोलापुर, अहमदाबाद, मद्रास, बंगाल एंड पंजाब। Iron and steel industry developed in beginning of the 20th century। आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट था उसकी 20वीं शताब्दी में शुरुआत हुई। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी प्लांट was set up to Kachi by जमशेदजी टाटा in 1907। स्टील टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी वो सबसे पहली जमशेदजी टाटा ने कांची में 1907 में लगवाई थी। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्री। और आयरन और स्टील कंपनी के डेवलपमेंट से अदर इंडस्ट्री की भी ग्रोथ बढ़ने लगी। Other industry, there were some other industry that recorded an increase in growth during this period। इसके कारण और भी इंडस्ट्रियों की बहुत अच्छी ग्रोथ इस पीरियड में होने लगी, जैसे कि शुगर, सीमेंट, पेपर, मैच एंड ग्लास इंडस्ट्री ऑल्सो ग्रो ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये सभी इंडस्ट्रियां इस पीरियड में भारत में तेजी से आगे बढ़ने लगी। स्लो एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, धीरे धीरे विस्तार होने लगा इंडियन इंडस्ट्री का। इंडियन इंडस्ट्री एक्सपेंड स्लोली डिस्पाइट ऑफ एनॉक्सियम ऑफ द इंडियंस। भारतीय इंडस्ट्री का धीरे धीरे विकास होने लगा उत्साह के बावजूद। दे वर मैनी रीजन फॉर इट, इसका बहुत से रीजन थे। इन द 19th century द ब्रिटिश बैंक कंट्रोल 57% ऑफ द ऑल बैंक डिपॉजिट इन इंडिया। इसका कारण था कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश बैंक ने 57% डिपॉजिट किया भारत में। Indian industries depend on British Bank for loan which were gave at high rate of interest। और जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो डिपेंड थे ब्रिटिश बैंक के लोन लेने के लिए, जो कि हाई रेट पर के इंटरेस्ट पर देते थे। इट वाज द डिटर्मिनेशन एंड विजडम ऑफ जमशेदजी टाटा who pioneered the iron and steel industry in India। और ये एक दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता थी जमशेदजी टाटा की, जिन्होंने की प्रथम अन्वेषक बने आयरन और स्टील इंडस्ट्री के भारत में एंड लीड द वे फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री और इंडिया। और भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए उन्होंने लीड किया, यानी कि आगे बढ़ाया। Okay student, this chapter is finished. Goodbye.